हाय फ्रेंड्स। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 6 डिपॉजिटरी ऑपरेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 7। हम डिपॉजिटरी ऑपरेशंस की पार्ट 7 की सीरीज पर इमीडिएटली आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। ऑल POs opting for the facility of BSDA shall register their mobile number for availing the SMS alert facility for debit transaction, state whether true or false। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ऑल BOS का मतलब हुआ बेनिफिशियरी अकाउंट्स, मींस जिनके भी डीमैट अकाउंट्स हों, ऑप्टिंग फॉर द फैसिलिटी ऑफ BSDA। BSDA मतलब बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो अगर किसी बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर ने अगर BSDA अकाउंट खुलवाया, बहुत ही बेसिक डीमैट अकाउंट, तो शैल रजिस्टर देयर मोबाइल नंबर फॉर अवेलिंग द SMS अलर्ट फैसिलिटी फॉर डेबिट ट्रांजेक्शन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए ट्रू एंड बी फॉल्स। हमारे पास इसका आंसर है ए ट्रू। देखिए एज पर सेबी रिक्वायरमेंट, जो भी बीओज हैं, जो भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर वो BSDA की फैसिलिटी लेते हैं, उनका अकाउंट BSDA है, मींस बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, तो उनको अपना मोबाइल नंबर जो है वो SMS के लिए SMS अलर्ट के लिए रजिस्टर करना मैंडेटरी है। इट मींस दे विल रजिस्टर देयर मोबाइल नंबर फॉर अवेलिंग द SMS अलर्ट फैसिलिटी फॉर देयर डेबिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन एक्ट कम्स इन ईयर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का रेगुलेशंस किस ईयर में आया था? 2012 में, 2011, 2014, 2015। तो देखिए इसका हमारा आंसर है सी 14। ऑल एग्जिस्टिंग FPIs, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 1 FPI, अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अंडर सेबी रेगुलेशंस 2014। तो ये 2014 में आया था। And these shall be deemed to have categorized as category 1 foreign portfolio investors under this regulations. How many delivery instruction slip, that is DIS, are issued to the beneficiary owners account, जो उनके डीमैट अकाउंट्स होते हैं, at the time of opening BSDA। BSDA होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। जो बेनिफिशियरी ओनर जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं अंडर स्कीम ऑफ BSDA, तो उनको इनिशियली कितनी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप क्या होती है? वो स्लिप होती है जैसे चेक्स होते हैं बैंक में, तो उनके थ्रू शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वो इनिशियली एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ BSDA कितनी इशू होती है? तो इसका आंसर है बी। इसमें हमें 2 डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इशू होते हैं जिसके थ्रू शेयर ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफरी विल रिसीव द सिक्योरिटीज इनटू द अकाउंट ऑटोमेटिकली इफ डैश वर गिवन टू द DP एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। इसके ऑप्शंस है हमारे पास, ए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, बी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सी डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, डी क्रेडिट इंस्ट्रक्शंस। देखिए इसका आंसर है बी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जब क्या होता है, जो भी बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट होते हैं, तो जिसके अकाउंट में शेयर्स आना होता है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। देखिए इसका मैं पहले आपको प्रोसेस बताता हूँ। क्या होता है, सबसे पहले जो बाय करता है, तो उसके ब्रोकर के अकाउंट में द ब्रोकर विल रिसीव द सिक्योरिटीज इन हिज अकाउंट ऑन द पे आउट डे। तो जो पे आउट डे होगा उसका ब्रोकर के अकाउंट में वो सबसे पहले शेयर्स आएंगे। ब्रोकर्स क्या करेगा, ब्रोकर्स विल गिव द इंस्ट्रक्शंस टू इट्स DP। अब ब्रोकर का भी एक DP है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो वो कहेगा कि वो शेयर्स उसके अकाउंट को डेबिट कर ले, और जो एक्चुअल जिसने बाय किए हैं, तो जो बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट होगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दें। नाउ BO, अब जो बेनिफिशियरी ओनर जिसका डीमैट अकाउंट है, वो क्या करेगा, he will give receipt instructions to the DP। वो अपने DP को receipt instructions देगा for the receiving the credit by filling the appropriate form। बट अब इस केस में क्या है, ये सारे प्रोसेस को बड़े हैसल प्रोसेस होता है, उसमें receipt and instructions देनी होती है। तो बट इसमें फैसिलिटीज क्या है, however BO मतलब बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट, जिसका डीमैट अकाउंट है मेनली, कैन गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस for the credit to his account that will obviate the need of giving receipt instructions every time। तो वो अपने DP को क्या करेगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देगा। एक तरह से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शंस होंगे कि जब भी उसके अकाउंट में कोई शेयर्स क्रेडिट होने हैं, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं हो, एंड ही इज गिविंग ए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक तरह से उसने पहले ही डायरेक्शन दे देता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू कि जो भी उसके शेयर्स क्रेडिट होने हो, जो रिसीवेबल्स हो,
वो उसके उस डीमैट अकाउंट बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाए। तो हमारा इसका आंसर हुआ बी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। वो वन टाइम एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देगा अपने डीपी को, और जब जब उसके अकाउंट्स में वो डीमैट के शेयर्स रिसीवेबल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उसको एवरी टाइम उसको अपने डीपी को रिक्वेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देखिए इस एग्जांपल को तो दोबारा से पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। बैंक अकाउंट में भी क्या होता है, जब हम कोई क्रेडिट कराना होता है हमें कोई चेक या कैश, तो हम पे इन स्लिप भरते हैं। एवरी टाइम पे इन स्लिप इज सबमिटेड टुगेदर विद द कैश और चेक। सिमिलरली इन ए डिपॉजिटरी अकाउंट, जो डीमैट अकाउंट होता है, रिसिप्ट इन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू रिसीव द सिक्योरिटीज। तो अगर आपको कोई सिक्योरिटीज रिसीव करनी होती है तो रिसिप्ट इन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। बट हाउएवर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डीमैट होल्डर्स और बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट होल्डर्स, उन्होंने क्या किया, एक फैसिलिटी लॉन्च कर दी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को यस कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो जो भी आपकी सिक्योरिटीज रिसीवेबल होंगी वो डायरेक्टली आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। एंड यू नीड नॉट सबमिट रिसिप्ट इन द स्लिप एवरी टाइम यू बाय द सिक्योरिटीज। तो जितनी बार भी आप सिक्योरिटीज को बाय करेंगे उतनी बार आपको रिसिप्ट इन स्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इफ यू आर पर्टिकुलर, बट अगर कोई क्लाइंट पर्टिकुलर है कि सिक्योरिटीज कैन बी क्रेडिट टू द अकाउंट ओनली विद द कंसेंट, कि कोई भी उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज तभी क्रेडिट हो जब उसकी कंसेंट हो, तो फिर वो उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑप्ट नहीं करनी होगी और वो एवरी टाइम उसको रिसिप्ट इन स्लिप देनी पड़ेगी। बट अभी सबसे आसान प्रोसेस क्या है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी वो कोई सिक्योरिटीज बाय करेगा तो उसके डीमैट अकाउंट में अगर उसने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तो वो सिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, उसको कोई रिसिप्ट इन फॉर्म भर के नहीं देना पड़ेगा अपने डीपी को। इसलिए हमें इसका हमारा आंसर और बी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। A DP may register the transfer of securities to or from a beneficial owner account only on receipt of instructions from the beneficial owner. ऑप्शन है ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। देखिए इसका हमारा आंसर है ट्रू। जब भी कोई डीपी कोई सिक्योरिटीज मींस शेयर्स, डिबेंचर, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट मतलब डीमैट अकाउंट होल्डर, अगर उसके अकाउंट में कोई उसको क्रेडिट करने हैं या डेबिट करने हैं तो ये उसके अंदर डीपी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू और फ्रॉम ए बेनिफिशियल ओनर, तो ये उसकी कंसेंट और उसकी इंस्ट्रक्शंस के बाद ही हो सकता है। तो जो बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट है, बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट या डीमैट अकाउंट होल्डर, उसकी इंस्ट्रक्शंस के बाद ही उसके अकाउंट में कोई भी शेयर्स या तो डेबिट हो सकते हैं या क्रेडिट हो सकते हैं। इसके लिए हमारा आंसर वो ए, ब्रोकर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए हमारा इसका आंसर हो गया ए ट्रू। वाई, ए डीपी में रजिस्टर द, डीपी कोई भी बेनिफिशियल ओनर अकाउंट या डीमैट अकाउंट, जो बेनिफिशियल ओनर का डीमैट अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या तो उसके अकाउंट में टू मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हो या उसके अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं फ्रॉम, अगर वो कोई भी होगा तो उसकी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही होगा जिसका वो डीमैट अकाउंट होल्डर होगा, इसलिए उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। हेंस आंसर ए इज ट्रू कि डीमैट अकाउंट होल्डर की कंसेंट और इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई भी उसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही उसके डीमैट अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीमैट अकाउंट कैन बी फ्रीज्ड फॉर बोथ क्रेडिट एंड डेबिट। देखिए इसका हमारे पास ऑप्शन है ए ट्रू एंड बी फॉल्स। देखिए इसका आंसर है हमारे पास ए ट्रू। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी भी डीमैट अकाउंट को फ्रीज करने के देखिए दो वेज होते हैं, टू वेज। एक वॉलंटरी फ्रीज होता है और एक रेगुलेटरी फ्रीज होता है। फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, देखिए डीमैट अकाउंट में भी सब्जेक्ट टू है रेगुलेटरी फ्रीज। रेगुलेटरी फ्रीज का मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सेबी, उनके बेसिस के ऊपर भी अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। योर अकाउंट फॉर एग्जांपल कुड हैव बीन इनएक्टिव, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है रेगुलेटरी कि अगर कोई अकाउंट है 3 साल में उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो वो अकाउंट, इन सच केस डीमैट अकाउंट वुड बी फ्रोजन बाय द डीपी इन कंप्लायंस विद द सेबी रिक्वायरमेंट। तो सेबी की रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी डीमैट अकाउंट में 3 साल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। योर अकाउंट वुड बी फ्रोजन बाय द डीपी इन कंप्लायंस ऑफ सेबी रिक्वायरमेंट। तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई। तो देखिए इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स है, वो हम इसको नेक्स्ट इसमें स्लाइड में पढ़ते हैं। फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग। अल्टरनेटिवली स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जैसे सेबी, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीबीआई, ईडी,
एंड अदर्स में डिसाइड टू फ्रीज द डीमैट अकाउंट। तो इसमें कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, अगर वो डिसाइड करती है कि कोई अकाउंट को फ्रीज करना है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फेल टू सप्लाई द स्टेट्यूटरी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने आधार कार्ड अगर मान लीजिए सेबी ने मांगा और अगर आपने सबमिट नहीं किया तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, तो रिक्वायरमेंट में वो ऑर्डर आ सकते हैं कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो योर डीमैट अकाउंट में भी फ्रोजन। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी फ्रीजिंग। You won't be able to perform any credit or debit transaction if your डीमैट account is frozen। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट टोटल फ्रीज हो गया है तो आप कोई डेबिट नहीं कर पाएंगे और कोई भी क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल था रेगुलेटरी फ्रीज का, जिसमें सेबी के रूल्स के बेसिस के ऊपर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। देखिए दूसरा केस क्या है, ये है वॉल्यूंटरी डीमैट अकाउंट फ्रीजिंग। वॉल्यूंटरी मतलब वो आप अपनी विश पे, आप अपने डीपी को बोल सकते हैं कि भाई मेरा अकाउंट किसी भी रीजन से, लेट अस सपोज आप एज्यूम आप आउट कंट्री के बाहर जा रहे हैं और आप काफी टाइम तक वो अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने ब्रोकर को या आप अपने डीपी को ये बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट तब तक वो फ्रीज कर दें जब तक कि आप उनको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दे उस अकाउंट को चालू करने के लिए। तो वॉलंटरी फ्रीज हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपके अकाउंट फ्रीज है तो जो जितनी भी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होगी, जैसे डिविडेंड्स होगा या किसी कंपनी ने बोनस इश्यूज डिक्लेयर कर दिया, किसी कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, एंड तो तब भी वो सारे शेयर्स और वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट होल्डर्स को या बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स को मिलेंगे। दीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू ऑन द शेड्यूल्ड थ्रू आउट द फ्रीज। अगर अकाउंट फ्रीज भी रहेगा तब भी वो सारे उसी बेनिफिशियल अकाउंट होल्डर्स को मिलेंगे। इन डीमैट अकाउंट हाउएवर, बट डीमैट अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन परमिट नहीं होगी, आप बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। You can also put a freeze on your डीमैट account in a variety of ways। और भी किसी रीजन से आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। You can put a general freeze on your डीमैट account which will prevent any credit or debit transaction। जनरल फ्रीज लगा सकते हैं जिसमें कोई भी क्रेडिट नहीं होगा, कोई भी डेबिट नहीं होगा। You can also just half debit from your डीमैट account। आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट होल्डर को होल्ड कर सकते हैं कि सिर्फ इसमें डेबिट ना हो जबकि क्रेडिट्स होते रहे, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट फ्रीज। तो उसमें क्या होगा कि आप कोई भी डेबिट नहीं कर पाएंगे, कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, बट अगर कोई आपको शेयर्स अगर रिसीव करने हैं तो वो आप रिसीव कर सकते हैं। फाइनली यू कैन फ्रीज स्पेसिफिक ISIN नंबर। अगर आपको स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कुछ कंपनीज ब्लॉक करनी है तो आप उनके ISIN नंबर्स को भी रेफर करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सब वॉल्यूंटरी फ्रीज के ऑप्शंस हो गए। तो इस तरह से दो ऑप्शंस हो गए, वॉल्यूंटरी फ्रीज एंड रेगुलेटरी फ्रीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिजॉल्व्स द मिसमैच ड्यूरिंग द डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बी डिपॉजिटरी GSEC सेल, सी सेबी, डी RBI। तो देखिए इसका हमारा आंसर है ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हु रिजॉल्व्स द मिसमैच ड्यूरिंग द डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और उनका डीमैटेरियलाइजेशन है तो अगर उसमें कोई मिसमैच हो जाता है, मिसमैच का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरा और डीमैट रिक्वेस्ट में फॉर्म में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई मिसमैच आता है, तो मान लीजिए कोई यूनिट थी 100 बट वो डीमैट होती है 90, तो वो मिसमैच कौन करता है, को रिजोल्व कौन करता है। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। NSDL GSEC सेल, तो NSDL में एक GSEC सेल होती है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट, जब उसको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है, DRF GSEC GS मतलब डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, तो वो क्या करेंगे, विल मैच द डिटेल्स प्रोवाइड इन द DRF GS। तो उस डिटेल्स को मैच करेंगे जो डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है विद द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव्ड बाय NSDL SHR फ्रॉम DP। तो वो उसको मैच करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में आया हुआ कि कितने यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें शो कर रही हैं और कितने DRF रिक्वेस्ट फॉर्म में फिल किए थे। अगर वहां पर कोई भी मिसमैच है तो NSDL GSEC सेल है वो क्या करती है, विल सेंड ए लेटर और फैक्स, वो पार्टिसिपेंट को एक लेटर या फैक्स भेजती है, इंटीमेट करती है अबाउट द मिसमैच कि भाई ये जो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है उसमें कुछ हो रहा है और जो एक्चुअली डीमैटेड रिक्वेस्ट जो डीमैटेड यूनिट्स हैं वो अलग है। और वो फिर क्या करती है, उसमें नेसेसरी क्लैरिफिकेशन मांगती है या डॉक्यूमेंटेशन मांगती है पार्टिसिपेंट से
अब क्या होता है इसमें, जब भी ये प्रोसेस हो रहा था तो उसमें एक डीआरएन होता है, डीमेट रिक्वेस्ट नंबर, वो पेंडिंग रहता है जब तक कि कोई इस तरह का रेक्टिफिकेशन ऑब्टेन ना हो जाए। तो जब तक ये रेक्टिफिकेशन होती है, जब तक डीमेट रिक्वेस्ट नंबर पेंडिंग रहता है और वो डीमेट नहीं होती, द पार्टिसिपेंट शैल नॉट जनरेट ए फ्रेश रिक्वेस्ट। और पार्टिसिपेंट होता है जो डीपी, वो कोई फ्रेश रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करता सिस्टम में तब तक कि ये सच टाइम इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ही मिल जाता है रिजेक्शन का, तभी वो कोई फ्रेश रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, अदरवाइज वो उसको ही, उसका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो उसे रिजोल्व करेगा। तो इस मेथड के थ्रू अगर कोई भी DRFGS गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डिमेटलाइजेशन है, तो इस तरह से वो इसका मिसमैच रिकंसाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SOT इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट स्टैंड्स फॉर। SOT किसको बोलते हैं? A सिक्योरिटीज ऑफ ट्रेडिंग, B स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, C सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड D सेटलमेंट ऑफ ट्रेडिंग। देखिए इसका हमारा आंसर है B स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डीमेट अकाउंट होल्डर अगर अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कर रहा है, या उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट, अगर वो उसको क्लोज करता है तो SOT का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सेबी की गाइडलाइन है कि इफ ए क्लाइंट मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट, कोई क्लाइंट ने अगर अपना अकाउंट को क्लोज करने की रिक्वेस्ट दी है, तो डीपी शुड प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा एट द टाइम ऑफ क्लोजर, उसको एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करेगा टू द क्लाइंट फॉर ए पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो वो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर टिल द टाइम अकाउंट इज क्लोज्ड, वो एक उसको स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन देगा। फर्दर जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर ये क्लियरली लिखा होगा कि अकाउंट इज क्लोज्ड, और जो ये अकाउंट इज क्लोज लिखा हुआ, दिस शुड बी प्रोमिनेंट, ये बहुत विजिबल होना चाहिए। अब इसके लिए डीपी क्या कर सकता है, या तो एक रबर स्टैंप लगा सकता है, उस रबर स्टैंप पे लिखा होगा अकाउंट क्लोज्ड, या फिर वो अपने ही सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में एक मैकेनिज्म कर सकता है, जब भी वो स्टेटमेंट जनरेट होगा और अकाउंट क्लोज होगा, तो उस पर क्लियरली मेंशन होकर आ सकता है दैट अकाउंट इज क्लोज्ड। It means SOT in the context of closure of account stands for statement of transaction। मतलब ये है कि जब अकाउंट क्लोज हो जाता है तो क्लाइंट को एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन दिया जाता है, ताकि क्लाइंट रिकंसाइल कर सके कि उसका सारा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन लाइन है, और साथ में उस पर मार्क कर दिया जाता है कि दिस अकाउंट इज नाउ क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट होल्डर्स who have executed a power of attorney can be denied delivery instruction slip DIS books। A true and B false। इसका आंसर है हमारा B false। देखिए जब पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं किसी को भी, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स है, ही कैन ऑपरेट दैट डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियरी अकाउंट। इसका एक्सप्लेनेशन है, कैन समवन एल्स ऑपरेट द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ BO बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट, मतलब जिसका डीमैट अकाउंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसका आंसर है यस। इफ ए BO ऑथराइजेस एनी पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट, तो अगर जिसका डीमैट अकाउंट है, जिसका बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट है, अगर वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर देता है टू ऑपरेट हिज अकाउंट बाय एग्जीक्यूटिंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी एंड सबमिटेड टू DP, तो अगर वो अपने DP को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करके सबमिट कर देता है, तो वो जिसके नाम पर एग्जीक्यूटेड है वो उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, एंड दैट पर्सन कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट। तो जो बेनिफिशियरी है उसके बिहाफ पे वो ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको DIS स्लिप्स, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको DIS स्लिप इशू की जाएंगी। हेंस आंसर इज बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफिशिएंट फ्री / lock-in balance of securities should be available in the beneficiary account for rematerialization request। A true and B false। इसका आंसर है देखिए A true। इसका एग्जांपल क्या है, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, अब उसको रीमेटलाइजेशन करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके डीमैट अकाउंट में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो शेयर्स हैं वो वहां से डेबिट हो जाएंगे और उसको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसलिए उसको रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए उसने अपने DP को एक रिक्वेस्ट की कि रीमेटलाइजेशन की, उसको जो डीमैट अकाउंट में उसके पास मान लीजिए किसी कंपनी फॉर एग्जांपल ITC के 100 शेयर है, और अब उसको रीमेटलाइजेशन कराना है, उसको फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए।
तो डेफिनेटली है कि जब वो रीमेटराइजेशन रिक्वेस्ट देगा तो जितने शेयर्स की जितने सिक्योरिटीज की वो रिक्वेस्ट देगा उसके अकाउंट में, या तो वो फ्री बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए या वो लॉक इन में बैलेंस में अवेलेबल होना चाहिए सिक्योरिटीज का, तभी वो रीमेटराइजेशन की रिक्वेस्ट है फुलफिल हो सकती है। तो देखिए प्री रिक्विजिट्स टू रीमेटराइजेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? ए बेनिफिशियरी ओनर ऑफ द सिक्योरिटी शुड मेक द रिक्वेस्ट। तो एक तो जिसका अकाउंट है वही उसी को रिक्वेस्ट करनी है रीमेटराइजेशन की। दूसरा, देयर शुड बी सफिशिएंट फ्री और लॉक इन बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल इन बेनिफिशियरी अकाउंट टू ऑनर द रीमेटराइजेशन रिक्वेस्ट। तो जब डीपी के पास रीमेटराइजेशन की रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसमें देखेगा कि जितने शेयर्स की रिक्वेस्ट उसने की है कि मेरे को अब फिजिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसके अकाउंट में उतने शेयर्स अवेलेबल भी हैं कि नहीं, चाहे वो फ्री हो चाहे लॉक इन हो, बट वो क्या उसके अकाउंट में अवेलेबल हैं? अगर वो अवेलेबल होंगे तभी वो रीमेटराइजेशन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। तो दोबारा पढ़ लीजिए, सफिशिएंट फ्री और लॉक इन बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज शुड बी अवेलेबल इन बेनिफिशियरी अकाउंट फॉर द रीमेटराइजेशन रिक्वेस्ट। तो डेफिनेटली है जब अगर बैलेंस होगा तभी तो वो रीमेटराइजेशन होंगे, अगर वो बैलेंस ही नहीं होगा उसके डीमेट अकाउंट में तो वो जो शेयर्स होंगे ही नहीं, वो कहां से फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, ट्रू। नेक्स्ट अकाउंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉमिनेशन कैन बी मेड ओनली बाय इंडिविजुअल होल्डिंग बेनिफिशियरी ओनर्स अकाउंट ऑन देयर ऑन बिहाफ सिंगली और ज्वाइंटली। तो इसका कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बेनिफिशियरी अकाउंट्स होते हैं, वो नॉमिनेशंस कर सकते हैं ऑन देयर बिहाफ, या तो वो अकाउंट सिंगली हो ज्वाइंटली हो। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका आंसर है ए ट्रू। देखिए नॉमिनेशन कैन बी मेड बाय द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको नॉमिनेशंस वो कर सकते हैं होल्डिंग बेनिफिशियरी अकाउंट्स ऑन देयर ऑन सिंगल बिहाफ और ज्वाइंटली। तो चाहे उनके डीमेट अकाउंट सिंगली हो चाहे ज्वाइंटली हो, वो दोनों ही नॉमिनेशन कर सकते हैं इन ए डीमेट अकाउंट विच इज हेल्ड ज्वाइंटली। अगर कोई डीमेट अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो ऑल द होल्डर शुड साइन द नॉमिनेशन फॉर्म। तो जिसके भी नाम पर नॉमिनेशन होता है उसमें सारे जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स होते हैं उनको साइन करना पड़ता है। अगर सिंगली है तो डेफिनेटली जिसके नाम पे अकाउंट होगा वो उसको साइन करना है नॉमिनेशन करने के लिए। जबकि नॉन इंडिविजुअल्स जैसे कि सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट, कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, होल्डर ऑफ अ पावर ऑफ अटर्नी, कैन नॉट नॉमिनी, ये लोग किसी भी अकाउंट में नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी को। जबकि ए माइनर कैन नॉमिनेट थ्रू ए गार्डियन, अगर किसी माइनर का डीमेट अकाउंट है तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है थ्रू ए गार्डियन। तो उसका गार्डियन जो है वो साइन कर देगा और उसके बिहाफ पे जो वो नॉमिनी करना चाहेगा वो नॉमिनी कर सकता है। साइमल्टेनियसली अगर कोई माइनर को नॉमिनी बनाना चाहता है तो वो भी किया जा सकता है। ए माइनर कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज ए नॉमिनी, माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है, बट उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उसको गार्जियन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हुआ ए, ट्रू। All BOS opting for the facility of BSDA shall register their mobile number for availing the SMS alert facility for debit transaction state whether true or false। A true, B false। देखिए इसका हम पहले भी डिस्कस करते हैं, इसका आंसर है A ट्रू। जो भी BSDA अकाउंट होते हैं मींस बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, उसके लिए एज पर सेबी गाइडलाइन SMS अलर्ट फैसिलिटी मैंडेटरी है। तो उसको वो अकाउंट ओपनिंग के टाइम उसको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा फॉर SMS अलर्ट फैसिलिटी फॉर डेबिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेटेड सिक्योरिटीज हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन डैश इयर्स। A 1 year, B 2, C 3 एंड D 5। देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरह की सिक्योरिटीज इशू करती है, वन इज ट्रेजरी बिल एंड अदर इज डेटेड सिक्योरिटीज। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है अप टू 1 ईयर। तो वो तीन फॉर्म में इशू होते हैं, एक 91 डेज की मैच्योरिटी के होते हैं, 181 डेज की मैच्योरिटी होती है, और थर्ड जो होता है वो हमारा 364 डेज की मैच्योरिटी होती है। तो वो सारी होती है ट्रेजरी बिल्स। अब उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है मोर देन 1 ईयर वो डेटेड सिक्योरिटीज होती है। तो इसका हमारा आंसर हुआ ए, डेटेड सिक्योरिटीज हैव ए मैच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू होती है ट्रेजरी बिल होती है टिल 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद जो होता है उसको बोलते हैं हम डेटेड सिक्योरिटीज। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। द नोमेनक्लेचर ऑफ ए टिपिकल डेटेड फिक्स कूपन GSEC कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स। तो उसमें क्या क्या फीचर्स होती है? कूपन, नेम ऑफ इशुअर, मैच्योरिटी,
अब फॉर एग्जांपल देखिए 7.17 GS 2028, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए टेबल से पढ़ सकते हैं। 7.17 मींस ये फेस वैल्यू के ऊपर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कूपन रेट है वो इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 7.17 इज द इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट। नेम ऑफ इशूअर क्या हुआ? GS, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2028 मींस मैच्योरिटी पीरियड, तो January 8, 2028 would be the maturity. कूपन पेमेंट डेट्स हाफ ईयरली, तो ये जुलाई 8, क्योंकि ये जनवरी में इशू हुआ है, तो जुलाई 8 एंड जनवरी 8 एवरी ईयर ये कूपन पेमेंट्स डेट होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स डेट होंगी। एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ इशू इज 10,000 रुपीज। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो देखिए डेटेड जी सिक्योरिटीज विच कैरी ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट, या तो फिक्स हो सकता है या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, विच इज पेड ऑन द फेस वैल्यू, तो जितने का वो आपने सिक्योरिटीज बाय की है उसके बेसिस पे हाफ ईयरली बेसिस पे उसकी पेमेंट होती है। एंड जनरली द टेन्योर ऑफ द डेटेड सिक्योरिटीज जो होती है वो फ्रॉम 5 to 40 ईयर्स होती है जनरली, बट इसका हमारा आंसर हुआ ए, मोर देन 1 ईयर। There are two types of government securities, dated securities and treasury bills, A, true and false। देखिए अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर है हमारे पास ए। दो तरह की होती हैं इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल्स इशू करती है जिनकी मैच्योरिटी होती है टिल 1 ईयर, एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटीज होती है मोर देन 1 ईयर। वाइल द स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज ओनली बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डेटेड सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को ही इशू कर सकती है, which are also called the state development loans, तो उनको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। ए, ट्रू, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल्स होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड टिल 1 ईयर होती है, और डेटेड सिक्योरिटीज वो होती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ऊपर की होती है। What is the maturity period of treasury bills? Up to 1 year, up to 3 months, up to 6 months, more than 10 years। इसका आंसर हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया है, अप टू 1 ईयर, तो हमारा आंसर हुआ इसका ए। इसको देखिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ। ट्रेजरी बिल्स इनको बोलते हैं टी बिल्स, विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 1 साल से कम के हैं। इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। एंड दीज आर प्रेजेंटली इन 3 टेन्योर्स, तो वो 3 टेन्योर्स में अवेलेबल है। वन इज 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती है, कोई उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, बट वो जो एक्चुअली क्या होता है फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर अवेलेबल होती है। इंस्टेड दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, अब उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। इसका मतलब क्या है फेस वैल्यू का 100 रुपीज का, कि जब इसकी 91 डेज के बाद मैच्योरिटी होगी तब 100 रुपीज मिलेंगे। बट जब ये इश्यू किया जाएगा, जब कोई खरीदेगा, तो मान लीजिए उसको इशू हो रहा है ये 98.2 रुपीज पर, तो ये जो इश्यू होगा ना वो डिस्काउंट पर इशू होगा, ऐसा नहीं है कि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए 98.2 पर इशू हुआ तो ये डिस्काउंट पे इशू हो गया, 1.8 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, एंड वुड बी रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू, जबकि फेस वैल्यू 100 पे वो रिडीम हो जाएगा। द रिटर्न टू द इन्वेस्टर, जब इसमें रिटर्न्स होंगी, इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू और द फेस वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू है वही फेस वैल्यू है उसमें 100 का, एंड द इशू प्राइस, जबकि इशू प्राइस क्या होगा? वो फेस वैल्यू की डिस्काउंट के ऊपर होगा। तो जो रिटर्न्स होगी इन्वेस्टर्स को वो क्या होगी? इशू प्राइस और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही उसकी रिटर्न्स होंगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑन द ट्रेजरी बिल्स। तो इस तरह से इसकी रिटर्न्स भी कैलकुलेट की जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो गया ए, अप टू 1 ईयर। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेस देन 1 ईयर की होंगी उनको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स, और उनकी मैच्योरिटी होती है या तो 91 डेज या 182 डेज या फिर 364 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डीपी शुड ओपन ए सेपरेट अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच बेनिफिशियल ओनर। ए, ट्रू और फॉल्स? इसका हमारा आंसर है ए, ट्रू। देखिए जितने भी बेनिफिशियल ओनर अकाउंट होंगे, लेट सपोज मैं हूं, एक आप हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन होगा, ए बी सी डी, तो उनके सभी के डिफरेंट सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। उसका रीजन क्या है? द डीपी शैल ओपन सेपरेट अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच बेनिफिशियल ओनर
एंड द सिक्योरिटीज ऑफ ईच बेनिफिशियल ओनर शैल बी सेग्रीगेटेड, ताकि उन सभी की सिक्योरिटीज शेयर्स सेग्रीगेटेड उनके अपने अकाउंट में रहें, एंड शैल नॉट बी मिक्स्ड विद द सिक्योरिटीज ऑफ अदर बेनिफिशियली ओनर, ताकि उसकी सिक्योरिटीज दूसरे अकाउंट होल्डर्स या डीपी की अपनी सिक्योरिटीज में मिक्सअप ना हो जाए। इसी वजह से सभी का अकाउंट, डीपी का अपना सिक्योरिटीज का अकाउंट अलग होगा और जितने भी बेनिफिशियल ओनर होंगे उनके सभी के अलग डीमैट अकाउंट होंगे, एंड दीज सिक्योरिटीज विल बी हेल्ड इन डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म। इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए। तो मान लीजिए कि कोई डीपी है आईसीआईसीआई डायरेक्ट या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और मान लीजिए उसमें कोई क्लाइंट है ए बी सी डी ई, तो ऐसा नहीं है कि उन सभी के अकाउंट एक ही अकाउंट होगा, उन सभी के अलग अलग ही अकाउंट होंगे। तो इनके सभी बेनिफिशियल ओनर हुए, ए अलग से बेनिफिशियल ओनर हुआ, बी अलग से बेनिफिशियल ओनर हुआ, सी अलग से बेनिफिशियल ओनर हुआ, तो इनके सभी के सेपरेट अकाउंट उनके नाम पर खुलेंगे, ताकि उनकी सिक्योरिटीज आपस में मिंगल ना हो, आपस में मिसमैच ना हो, मिक्सअप ना हो। तो इसके लिए हमारा इसका आंसर हुआ ए, दैट डीपी शुड ओपन ए सेपरेट अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच बेनिफिशियल ओनर। तो जो भी क्लाइंट उसके पास जाएगा उसका नया अकाउंट खुलेगा। A nominee required a dash account to get the share of the account holder in case of his death. A. Savings account, B. Current account, D. Demat account and D. Nominee account. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? A nominee required a dash account to get the share of the account holder in case of his death. तो मान लीजिए कि कोई डीमैट अकाउंट होल्डर है और उसके अकाउंट में शेयर्स हैं और उसने किसी पर्सन ए को नॉमिनी बनाया हुआ है। अब जो उसके शेयर्स होंगे वो तो डीमैट अकाउंट में है। अब अगर उसकी डेथ हो जाती है और नॉमिनी को शेयर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो नॉमिनी को कौन सा अकाउंट चाहिए? उसको भी डीमैट अकाउंट चाहिए, क्योंकि शेयर्स तो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं ना। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ सी, डीमैट अकाउंट। जब क्योंकि मान लीजिए ए के नाम पर अकाउंट है और उसकी डेथ हो गई, और मान लीजिए बी नॉमिनी है, अब वो नॉमिनी को शेयर्स चाहिए, तो नॉमिनी तभी तो अपने अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर पाएगा जब उसका डीमैट अकाउंट होगा। तो इन नॉमिनी रिक्वायर्ड ए डीमैट अकाउंट टू गेट द शेयर्स ऑफ द अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ हिज डेथ। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को अपना डीमैट अकाउंट चाहिए उन शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर रीमेट ऑफ द सिक्योरिटी शुड द क्लाइंट रिसीव्स द फिजिकल सिक्योरिटीज? A 45 days, B 30 days, C 7 days and D 15 days। देखिए क्वेश्चन का मतलब हुआ विद इन हाउ मेनी डेज। मान लीजिए किसी के अकाउंट में डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं, अब उसको फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए, तो उसी को रीमेटलाइजेशन बोलते हैं, रीमेट करना, कि जो डीमैट में अकाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको फिजिकल शेयर्स में सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना। तो कितने दिन में हो जाएगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन से 45 दिन, 45 डेज, 30 डेज, 7 डेज, 15 डेज। इसका हमारा आंसर है बी, 30 डेज। कोई भी अगर क्लाइंट बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट और डीमैट अकाउंट होल्डर अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स हैं अगर वो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं रीमेटलाइजेशन के लिए, तो द इशूअर जो कंपनी है वो या उसका आरएनटी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, डिस्पैचेस द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, जो उसके कन्वर्ट होके जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं फिजिकल सर्टिफिकेट्स अराइजिंग आउट ऑफ द रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट। तो उसकी रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है? उसके डीमैट अकाउंट के शेयर्स डेबिट हो गए और एक फिजिकल सर्टिफिकेट पे उसके शेयर्स प्रिंट हो गए। तो वो जो होगा वो विद इन 30 डेज होना चाहिए फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच आरआरएफ डायरेक्टली टू द क्लाइंट। तो जैसे उसको उसके रजिस्ट्रार और इश्यूअर को रिक्वेस्ट मिलेगी उसकी रीमेटलाइजेशन की, तो उसकी रीमेटलाइजेशन की रिक्वेस्ट के 30 डेज के अंदर अंदर उस कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को वो रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जब उसको मिल चुका है उसके 30 डेज के बाद उसके ये डिस्पैच हो जानी चाहिए फिजिकल सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू द क्लाइंट। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ बी, 30 डेज। इसका मतलब दोबारा समझा देता हूं कि मान लीजिए किसी का डीमैट अकाउंट है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं, अब उसको फिजिकल फॉर्म्स में चाहिए, तो वो अपने क्या करेगा? अपने डीपी को रिक्वेस्ट करेगा। डीपी के थ्रू वो कहां पर जाएंगे? इशूअर के पास, कंपनी के पास, या अगर उसका कोई रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है तो उसके पास। तो जब उसको उसकी रिक्वेस्ट मिल जाएगी तो उसके 30 डेज के अंदर उसको वो फिजिकल सर्टिफिकेट क्लाइंट को भेजना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ द क्लाइंट टू द इशूअर और आरएनटी एजेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब बताता हूं। कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं कि कंपनी कभी कोई डिक्लेयर करती है कि मान लीजिए उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बोनस शेयर डिक्लेयर किए या कोई शेयर स्प्लिट डिक्लेयर किए, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस।
नाउ डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ द क्लाइंट। जो इश्यूअर जो कंपनी है या उसके आरएनटी एजेंट है, अब इश्यूअर और आरएनटी एजेंट ने क्या किया था, एक कॉर्पोरेट एक्शन, मान लीजिए कोई डिविडेंड उसने बताया कि मैंने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने क्लाइंट्स को। अब वो एक रिकॉर्ड डेट दे देती है कि इस डेट के ऊपर जो भी उस कंपनी के या शेयर्स के अकाउंट होल्डर्स होंगे, उन शेयर्स होल्डर सिक्योरिटीज के होल्डर होंगे, उन दीज पीपल विल बी एलिजिबल फॉर दिस कॉर्पोरेट एक्शन। अब क्या होगा, वो रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करेगा, वो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट को जिसके अंदर वो कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट मिलना है, वो डेट के ऊपर कौन कौन से एक्चुअल डीमेट अकाउंट होल्डर हैं या बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर हैं, तो वो सारी डिटेल डिपॉजिटरी देगा इशूअर और ट्रांसफर एजेंट्स को, और ताकि वो उसको लिस्ट मिल जाएगी कि ये सारे मेरे कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं, सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, और जो वो सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे वो उनको ये उनके जो क्रेडिट्स है कॉर्पोरेट एक्शन के, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देंगे। देखिए वो इंफॉर्मेशन कब देगा डिपॉजिटरी, आरएनटी को या कंपनी को, जो कि वो इश्यू करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन या उनको बेनिफिट मिलेगा, 1 day प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर डेट, ऑन रिकॉर्ड डेट, 1 day आफ्टर रिकॉर्ड डेट, और डिपॉजिटरी नेवर प्रोवाइड सच डिटेल। तो इसका आंसर है हमारा ए, 1 day प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर डेट। तो जो भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई है उससे एक दिन पहले डिपॉजिटरी उस कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार को पूरे उसके डीमेट जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, उनकी लिस्ट वो प्रोवाइड कर देगी, ताकि अगर वो डिविडेंड या बोनस जो भी उस कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट देना है, तो उस लिस्ट के बेसिस पे ही वो रिकॉर्ड डेट के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए डिपॉजिटरी इशूअर और आरएनटी एजेंट को एक दिन पहले रिकॉर्ड डेट से या बुक क्लोजर डेट से पहले वो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर दे देती है कि आपके इस कॉर्पोरेट एक्शन के बेनिफिट होल्डर्स की लिस्ट ये है और ये लोग एलिजिबल हैं उस बेनिफिट को रिसीव करने के लिए। For transmission of securities to the account of the new Karta from the account of deceased Karta, the surviving member through the new Karta, A true and B false। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई कर्ता जिसमें कि एचयूएफ है, तो उसमें जो अकाउंट खुलता है डीमेट, वो कर्ता के नाम पर खुलता है। अभी उस कर्ता की अगर डेथ हो जाती है, तो उसमें ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज का वही हुआ कि ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज चेंज करनी होगी, तो वो कैसे की जाती है। तो क्या होता है, फैमिली में जो भी एल्डेस्ट मेंबर है, एल्डेस्ट मेल मेंबर, उसको नया कर्ता बना दिया जाता है और एक नया डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और उस नए डीमेट अकाउंट के खुलने के ऊपर जो नया करता है वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल सर्वाइविंग मेंबर वो एक नए अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफर करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हुए ए ट्रू एंड बी फॉल्स, तो इसका आंसर है हमारा ए। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज होती है, मतलब ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज टू द अकाउंट ऑफ द न्यू करता, तो अगर एक करता है उसकी डेथ हो गई है, तो कैसे करेंगे, जो नया करता है फैमिली का वो अप्लाई करेगा फॉर ए न्यू अकाउंट एंड ट्रांसमिशन ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज थ्रू द कंसेंट ऑफ द सर्वाइविंग मेंबर। तो जो सर्वाइविंग मेंबर होंगे नया कर्ता चूज करेंगे, नए कर्ता के साथ में एक नया अकाउंट खुल जाएगा, और वो जो शेयर्स हैं जिसमें डेथ हो गई है पुराने कर्ता की, वो पुराने कर्ता के अकाउंट से न्यू कर्ता के अकाउंट में वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो आंसर हमारा ए ट्रू। ट्रांसफर ड्यू टू ए ट्रांजेक्शन डन ऑन ए पर्सन टू पर्सन बेसिस इज कॉल्ड डैश ट्रांजेक्शन, ए ऑफ मार्केट, बी मार्केट, सी सब मार्केट, डी इंट्रा मार्केट। तो देखिए इसको क्वेश्चन को समझते हैं। कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज का ट्रांसफर और ड्यू टू ए ट्रांजेक्शन डन बाय ए पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन का क्या मतलब है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आईटीसी के शेयर है, मान लीजिए 100, और मान लीजिए एक पर्सन अब आप हैं, आपकी और मेरी डील हो गई, मैंने आपको बोला कि ठीक है मैं आईटीसी के शेयर आपको 400 रुपए के हिसाब से दे सकता हूँ 100, तो अब 400 के 100 के हिसाब से कितना हो गया कि 40,000 रुपए। तो मैं कहता हूँ ठीक है आप मुझे 40,000 रुपए दे दीजिए और मैं आपको आईटीसी के शेयर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो आप मुझे 40,000 रुपए दे देंगे, और डीआईएस जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है वो मैं जहाँ डीमेट अकाउंट होल्डर है तो मैं वहां डीपी के पास जाऊंगा और वो शेयर आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए। क्यों, क्योंकि ये मार्केट में ट्रांजेक्शन हुई है, ये ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हुई है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन ने डिसाइड किया कि मैं ये शेयर तुम्हें इस रेट पर बेच देता हूँ, उस रेट पर वो खरीदने के लिए अग्री हो गया, उसने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए, और जिसके पास शेयर है उसने उसको शेयर ट्रांसफर कर दिए। तो पर्सन टू पर्सन जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो शेयर ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं
ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन मतलब मार्केट से बाहर, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू अकाउंट्स ऑन द म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। तो मैंने जैसे अभी एग्जांपल में दिया था, म्यूचुअली एग्रीमेंट हो गया था टर्म का कि ट्रांजेक्शन डन ऑन ए पर्सन टू पर्सन बेसिस विदाउट गोइंग थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो हम स्टॉक एक्सचेंज पर भी नहीं गए, आपने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैंने आपको शेयर ट्रांसफर कर दीजिए, वो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हो गई शेयर्स की। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हुआ ए, दीज ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। ट्रेजरी बिल्स हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू डैश ईयर्स, A1, B2, C 3 years एंड D 4 years। तो इसका आंसर है हमारा A 1 year। देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया था, जितने भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं और वो लेस देन 1 ईयर होते हैं। जनरली वो 3 तरह के टेन्योर में इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो जो भी एक ईयर मतलब 1 ईयर की मैच्योरिटी पीरियड होगी, वो सारे ट्रेजरी बिल्स कहे जाएंगे, और जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर की होंगी वो उनको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। तो ट्रेजरी बिल्स हैव ए मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। तो आंसर इज ए, और उनकी 3 मैच्योरिटीज होती है ट्रेजरी बिल्स की, 91 डेज होती है, 182 डेज होती है एंड 364 डेज होती है। An active dash promotes the growth of primary market and capital formation. Option A secondary market, B bullion market, C money market, D forex market। देखिए इसका आंसर है हमारा ए सेकेंडरी मार्केट। अब इसको देखिए कैसे, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके देखते हैं। एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी मार्केट एंड द कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता था, आईपीओ पब्लिक इशू आ गया, मर्चेंट बैंकर्स आ गए। मान लीजिए कोई कंपनी को अपने नए शेयर्स इशू करने हैं, तो उसमें बहुत सारे हजारों लाखों बायर्स हो गए, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया जिसमें शेयर्स इश्यूज हो गए, सिक्योरिटीज इशू हो गई। बट इसको सबको सस्टेन करने के लिए, इस प्राइमरी मार्केट को सस्टेन करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट हुआ एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये रिक्वायरमेंट क्यों है सेकेंडरी मार्केट की? मान लीजिए कि एक कंपनी के आईपीओ आया और उसमें लाखों इन्वेस्टर्स हो गए, अगर उनको वो शेयर्स बेचने और खरीदने हैं, तो इसको सस्टेन करने के लिए प्राइमरी मार्केट को और कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंडरी मार्केट की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, वही एनएससी बीएससी जहां पर ये सारे ट्रेड्स होते हैं। अब अगर उन लाखों लोगों को जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट किया था, अगर उनको अपना सस्टेन करना है, अगर उनको मार्केट में अपने शेयर्स बेचने और खरीदने हैं, तो उनको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए, एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स इन प्राइमरी मार्केट, जो कि प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे, जो उन्होंने शेयर्स लिए थे, उन दे आर एश्योर्ड, उनको पता है कि एक कॉन्टिन्यूस मार्केट है जो सेकेंडरी मार्केट है, और वहां पर वो अपने लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकते हैं और उसको कैश कर सकते हैं। तो इसलिए एक्टिव सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो प्राइमरी मार्केट को एंड कैपिटल फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। तो हमारा आंसर हुआ ए। If there is no transaction in the account, then DP shall provide such statement to the account on a dash basis। फोर्टनाइटली प्रोवाइड करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे। देखिए इसका आंसर है हमारा डी, हाफ ईयरली। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, इसमें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसी स्टेटमेंट में। द स्टेटमेंट शैल बी फर्निश्ड टू द क्लाइंट एट द मंथली इंटरवल। अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो मंथली इंटरवल्स में लेगा। To the client opting for the basic demat service account at quarterly intervals, unless the client and DP have agreed the provision of such statement in the shorter interval। तो जो जनरली क्लाइंट्स को स्टेटमेंट मिलेंगी, तो जो अगर बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है, BSDA अकाउंट, तो उसको क्वार्टरली मिलेगा, और अगर जो नॉर्मल अकाउंट्स है उसमें मंथली मिलेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो जो उनका एग्रीमेंट हो गया डीपी का और क्लाइंट का। बट अब क्या होता है इस केस में, However, if there is no transaction in the account, अगर कोई ट्रांजेक्शन में अकाउंट ही नहीं है, तो जो डीपी है shall provide the statement to the client on half yearly basis। तो वो जो नॉर्मल अकाउंट है उसमें मंथली, और जो BSDA अकाउंट है उसमें क्वार्टरली बेसिस की इंस्टेड वो जो उसको स्टेटमेंट देगा, अगर वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो हाफ ईयरली देगा, प्रोवाइडेड however that in respect of account with no transaction and nil balance,
वन सच स्टेटमेंट शैल बी सेंड टू द क्लाइंट इन फिजिकल फॉर्म ऑन एनुअल बेसिस। बट अगर उसमें पूरे में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है और सिक्योरिटीज का नील बैलेंस है तो उसको क्लाइंट को फिजिकल स्टेटमेंट एक ही बार एनुअल बेसिस पे भेजा जाएगा। देखिए इसको दोबारा से समझाता हूँ। जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो नॉर्मल अकाउंट में मिलेगा मंथ में एक बार, और BSDA अकाउंट जो कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है उसमें मिलेगा क्वार्टरली बेसिस। बट अगर उसके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो जो उसको मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलना था वो उसकी जगह पर उसको हाफ ईयरली स्टेटमेंट मिलेगा। बट लेकिन मान लीजिए उसके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं है एंड कोई सिक्योरिटीज का बैलेंस भी नहीं है, फिर क्या हाफ ईयरली मिलेगा? तो उसको हाफ ईयरली भी नहीं मिलेगा। वन स्टेटमेंट शैल बी सेंट टू द क्लाइंट इन ए फिजिकल फॉर्म ऑन एन एनुअल बेसिस। तो अगर उसकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है या कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको फिर एनुअल मिलेगा। तो ये भी तीन कैटेगरी हो गई। अगर उसके अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजेक्शन चल रही है और सिक्योरिटीज है तो नॉर्मल अकाउंट में मंथली है, BSD अकाउंट में क्वार्टरली है। बट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो हाफ ईयरली हो गया। बट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में अकाउंट भी नहीं है और सिक्योरिटीज का कोई बैलेंस भी नहीं है तो फिर वो हाफ ईयरली भी नहीं जाएगा, फिर वो साल में एक ही बार जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ डी, हाफ ईयरली। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी नई सीरीज और नए क्वेश्चंस और नई मॉक टेस्ट और नया स्टडी जो मटेरियल मिलेगा वो आप उसको मिस नहीं करेंगे। इस सीरीज में आपको क्वेश्चंस और मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, काफी स्टडी मटेरियल अभी आने वाला है, हम इसके बारे में स्टडी मटेरियल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अभी कुछ मॉक टेस्ट सीरीज और बची हैं वो भी अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, इस चैनल को रिकमेंड करिएगा। तो आपकी हेल्प के लिए और आप इस चैनल के फैन होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियोस को देखते रहिए और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपके प्यार के लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, इस चैनल पे हम आपके कोशिश कर रहे हैं अगर हम कुछ लेके आ पाए आपके पास तो आप हम कुछ एंटरटेनमेंट सेशन भी लेके आएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि बैंक्स में क्या होता है या बैंक एम्प्लॉइज के साथ क्या होता है या वो क्या फील करते हैं। वी विल ट्राई टू इनकलकेट दैट काइंड ऑफ वीडियोस। और अगर आप बैंक में काम करते हैं या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां आप टारगेट्स हैं आपके, आप टारगेट बाउंड हैं, तो डेफिनेटली आप उस वीडियोस को बहुत ही लाइक करेंगे। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन टैब को या बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको वो एंटरटेनमेंट एपिसोड्स और एंटरटेनमेंट वीडियोस भी बहुत ही जल्दी मिलेंगी और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आपको वो पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।